हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए या तो करेंट अफेयर सेक्शन में यह टॉपिक पूछा जा सकता है या फिर जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 का जो इकोनॉमी सेक्शन है वहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो मॉडल आंसर डिस्कशन का आज का प्रश्न है, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में उक्त कथन की विवेचना करें। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के स्थान पर एक नया अधिनियम को लाया गया है और उस अधिनियम को संक्षिप्त रूप में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कहा जाता है। तो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम जो है वह किस प्रकार से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण में और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में या फिर विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में किस प्रकार से मददगार साबित होगा, इसे ही इस प्रश्न के मॉडल आंसर में डिस्कस करना है। ठीक है, और इसको डिस्कस किस प्रकार से करना है, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम जो है इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं, इनकी चर्चा करते हुए इस कथन को यहाँ पर आपको इस कथन को पूरी तरीके से सत्यापित सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और प्रश्न इस रूप में दिया गया है कि इस अधिनियम से संबंधित सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हो सके आंसर के दौरान। ठीक है, तो हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित कर दिया गया और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई और अब इसे लागू कर दिया गया है। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को मंजूरी प्रदान की है। मनरेगा के स्थान पर लाया गया नया अधिनियम ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इसे विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और जब यह बिल लाया गया था तो विपक्षी दलों के द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया था। तो उसके प्रत्युत्तर में केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो मनरेगा बिल है, जिस समय लाई गई थी मनरेगा बिल, उस समय ग्रामीण भारत की स्थिति कुछ और थी और वर्तमान समय में ग्रामीण भारत की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हो चुका है। तो जो नए बदलाव ग्रामीण भारत में देखने को मिल रहे हैं, उस नए बदलाव के साथ मनरेगा जो है वह सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। ऐसी स्थिति में चूंकि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इस दृष्टिकोण में एक मनरेगा के स्थान पर नए बिल, उसमें कुछ संशोधन के साथ, उसमें तकनीकी परिवर्तन के साथ एक नया विधेयक लाया गया, नया अधिनियम लाया गया, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। ठीक है, तो यह संक्षिप्त रूप में यहाँ पर इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं इस अधिनियम को लाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर पूरे कारण के साथ, पूरे डेटा के साथ यहाँ पर बताया गया है कि आखिर मनरेगा को रिप्लेस करके नया अधिनियम क्यों लाया गया। तो मनरेगा को वर्ष 2005 ईस्वी में ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव के उद्देश्य से लाया गया था। इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला और इसके कारण निर्धनता दर में काफ़ी कमी देखने को मिली। और इसे जब सरकार के द्वारा लाया गया था तो ऐसा कहा जा रहा था कि इसके कारण ग्रामीण भारत के जो लोग हैं उनको काम के अधिकार की प्राप्ति हो चुकी थी। आप देखेंगे कि ग्रामीण भारत में मनरेगा के कारण कई सारे आधारभूत संरचनाओं में बदलाव देखने को मिले और 100 दिन की उनको ग्रामीण जो श्रमिक थे उनको 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जा रही थी और जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, राज्य सरकार के द्वारा उनको बेरोजगारी भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा उनको बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाता था और इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है और इसके कारण निर्धनता दर में कमी आई। और नीति आयोग की अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा का इसमें काफ़ी योगदान रहा है गरीबी को कम करने में। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में भारत में 27.1%, ये 5% होगा।
ठीक है। 27 लगभग 5% है। 2011-12 में 27.1% गरीबी दर था और 2022-23 में घटकर लगभग 5% के आसपास गरीबी दर घटकर हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मनरेगा के कारण क्या है कि गरीबी में कमी देखने को मिली। स्वाभाविक सी बात है कि मनरेगा के कारण जब श्रमिकों को रोजगार की प्राप्ति हुई, 100 दिन तक उनको रोजगार की गारंटी प्रदान की गई, मिनिमम 100 डेज, तो इसके कारण उनके आय की प्राप्ति हुई। आय की प्राप्ति के कारण जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ, निर्धनता बेरोजगारी में कमी देखने को मिली। तो मनरेगा जिस उद्देश्य से लाया गया था वह काफी हद तक मनरेगा अपने उद्देश्य में सफल रहा है। लेकिन वर्तमान में ग्रामीण आजीविका के विविधीकृत होने यानी कि ग्रामीण आजीविका के स्वरूप में काफ़ी ज़्यादा विविधीकरण आने और डिजिटली तरीके से समेकित होने के कारण मनरेगा कानून में बदलाव महसूस किया गया है और इसीलिए मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, एक नए अधिनियम को उसको रिप्लेस करके लाया गया है। ठीक है। इसके तहत रोजगार सृजन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, 4 प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किया गया है और इन क्षेत्रों से संबंधित रोजगार जो है वह प्रदान किया जाएगा। पहला क्या है, जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा। ठीक है, इसके कारण जल सुरक्षा के कारण क्या होगा, जहाँ पे पेयजल की संकट है, जहाँ पे भौम जल का संकट है, वहाँ पे जो जल की जो स्थिति है वह दुरुस्त हो पाएगी। दूसरा मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, तीसरा आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा और चौथा मौसम में बदलाव के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य। यानी कि अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत रोजगार सृजन के लिए इन 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो नया अधिनियम लाने का क्या उद्देश्य है इसे हमने समझा। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान की चर्चा करेंगे, प्रावधान की चर्चा करते ही जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर पूछा गया है कि यह किस प्रकार से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जैसे ही आप प्रावधान की चर्चा करेंगे यह स्टेटमेंट अपने आप जो है वह सत्य सिद्ध हो जाएगा। हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के माध्यम से। ठीक है, प्रावधान। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे महत्वपूर्ण प्रावधान को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 71वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए एक पेड बैच को लॉन्च किया गया है। उसका नाम दिया गया है विपाड एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि GS पेपर 1 और GS पेपर 2 से संबंधित, इसमें ऐसे भी शामिल है, GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऐसे से संबंधित विभिन्न टॉपिक का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। GS के दोनों सेक्शन से संबंधित लगभग 150 से 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा और मॉडल आंसर का फॉर्मेटिंग वही होगा जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, जो यूट्यूब पे डिस्कस किया जा रहा है उसका PDF तो इस ग्रुप पे प्रोवाइड किया ही जाता है, लेकिन लगभग 150 से 150 प्रश्न का मॉडल आंसर जो 71वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए तैयार किया गया है, उसका जो मॉडल आंसर की फॉर्मेटिंग है लगभग 4 पेज में लॉन्ग का आंसर लिखा हुआ है, लॉन्ग प्रश्न का आंसर, और शॉर्ट प्रश्न का आंसर 1.5 पेज 2 पेज के आसपास लिखा हुआ है और उसका जो मॉडल आंसर है इसी ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। यह एक पेड ग्रुप है। इसमें जुड़ने का चार्ज है 1199 रुपया। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 2 में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 8375934036 या 9870564701। 2 में से किसी भी नंबर पे आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे अवेलेबल है। 2 में से किसी भी नंबर पे आप लोग पेमेंट करके, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग भेज दें। आपको पेड ग्रुप विपाड एक्सप्रेस का लिंक दे दिया जाएगा और आप लोग हमारे पेड ग्रुप से आप लोग डायरेक्ट जुड़कर सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। सारे मटेरियल 71वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा, तो GS 1 और 2 दोनों को, DI को छोड़कर, यानी कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करेंट अफेयर, IR, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, टेक, इन सारे सेक्शन से मिलाकर 150 से 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर, ऐसे लगभग 30-40 के आसपास ऐसे का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। जब करेंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, लगभग 1 से 1.5 साल का करेंट अफेयर हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको इसके अंतर्गत मॉडल आंसर के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। महत्वपूर्ण डेटा अपडेशन, नई बजट, इकोनॉमिक सर्वे जो भी आएगी 71वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए, तो उन सब का मॉडल आंसर नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे 71वीं BPSC मेंस का
का जो पेड ग्रुप है विपाड एक्सप्रेस, या सिर्फ मटेरियल इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों संपर्क का नंबर है। कोई क्वेरी हो तो दो में से किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज 1199 रुपये चार्ज है, आप लोग डायरेक्ट पेमेंट करके व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको टेलीग्राम पे पेड ग्रुप बना हुआ है विपाड एक्सप्रेस, वहाँ पर आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। पहला प्रावधान है, यह कानून प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से बिना कौशल वाले काम करने को इच्छुक हों को 125 दिन की मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। पहले आप देखेंगे कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को 100 दिनों को रोजगार की गारंटी प्रदान की गई थी, लेकिन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत अब 125 दिनों की काम की गारंटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो पहला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा, इस अधिनियम के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, यदि कार्य की मांग किए जाने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता के भुगतान का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य होगी। यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था। तीसरा प्रावधान, और जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है, आप अक्सर देखेंगे कि जब मनरेगा कानून के कारण, मनरेगा अधिनियम के कारण क्या होता था कि जब खेती का सीजन आता था, बुआई का समय हो, कटाई का समय हो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक नहीं मिल पाते थे। पता चलता था कि वे मनरेगा के तहत, चूंकि उनकी मजदूरी ज़्यादा मिलती थी, तो मनरेगा के तहत वे रोजगार में यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, तो इसके कारण ग्रामीण जो कृषि श्रमिक है, कृषि श्रमिकों में कमी होने लगी थी। और इसका प्रभाव क्या है कि खेती के पर देखने को मिला था, खेती की उत्पादकता पर प्रभाव इसका देखने को मिला था। नया जो अधिनियम लाया गया है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है और सरकार के द्वारा इसमें अब प्रावधान किया गया है कि बुआई और कटाई के व्यस्त सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिनों का नो वर्क पीरियड होगा। यानी कि जब बुआई और कटाई का जब समय होगा, खेती का जब समय होगा, तो लगभग 60 दिन मनरेगा के तहत गैप दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक साल में 365 दिन होते हैं तो उसमें 60 दिन गैप करके 305 दिनों में 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ओवरऑल यही कहने का मतलब हुआ, 60 दिनों का गैप दिया जाएगा ताकि कृषि कार्य जो है बाधित ना हो और कृषि उत्पादकता बरकरार रहे। तो यह तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है। चौथा प्रावधान है, इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है, जिसे राज्यों के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित और क्रियान्वित किया जाएगा। हाँ, इसके कारण क्या है कि राज्यों पर वित्तीय बोझ काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले क्या था कि इसके तहत जो खर्च है उसका वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच इसको साझा किया जाएगा। ठीक है, साझेदारी का जो पैटर्न आप देखेंगे, व्यय साझेदारी पैटर्न, तो सामान्य राज्य जो हैं 60:40, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य जो हैं 90:10 और केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो यह है व्यय साझेदारी पैटर्न। इसके कारण क्या है कि राज्यों के वित्तीय बोझ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। कई सारे राज्य आप अक्सर देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य होता है, वहां पर पहले से ही फंड कम दिया जाता है। और अगर वैसी स्थिति में भी मनरेगा का जो खर्च का वहन जो है, व्यय का वहन जो है राज्य सरकार के द्वारा अगर किया जाता है, तो निस्संदेह इस अधिनियम पर प्रभाव पड़ेगा। लोगों के जो रोजगार का अधिकार था, जो पहले मनरेगा के तहत प्रदान किया गया था, वह बाधित होगी। तो इसके कारण क्या होगा, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की पूरी संभावना है। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से सारे कार्य संपन्न किए जाएंगे। ठीक है, जो बॉटम अप अप्रोच इसमें अपनाया गया है। काम का निर्धारण ग्रामीण स्तर पे किया जाएगा और ग्राम पंचायत ग्राम सभा जो है काम का निर्धारण करेगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, इसे ब्लॉक, जिला, राज्य के स्तर पर समेकित किया जाएगा और केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, पीएम गति शक्ति योजना, उन सभी के साथ इसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। और सरकार का यही लक्ष्य है कि इसके कारण हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रोविजन है। यानी
कहने का मतलब है कि इस अधिनियम के तहत बॉटम अप अप्रोच अपनाया गया है और सारे कार्य करने का निर्धारण जो है ग्राम सभा के द्वारा ग्राम स्तर पर किया जाएगा। ग्राम सभा यह निर्धारित करेगी कि कौन से कार्य किए जाने चाहिए। इस नए अधिनियम के तहत श्रमिकों को किस प्रकार की सुरक्षा, किस प्रकार के कार्य प्रदान किए जाने चाहिए, सारे निर्णय ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के स्तर पर लिए जाएंगे। ठीक है। अगला है योजना क्रियान्वयन की निगरानी हेतु विभिन्न तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जैसे एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, कार्यों की जीपीएस और मोबाइल तकनीक से निगरानी। ठीक है। ग्राम पंचायत के स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग की जाएगी। योजना से जुड़े आंकड़ों का साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि जब तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, किसी भी गतिविधि में आप देखेंगे कि जब तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो तकनीक के प्रयोग किए जाने के कारण योजना में पारदर्शिता में वृद्धि होगी। सभी लोग देख पाएंगे कि इस अधिनियम के तहत साप्ताहिक चूंकि प्रकाशन किया जाएगा डेटा, तो देख पाएंगे कि कितना काम हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है। कितनी उपस्थिति है, इसकी पहचान की जा सकेगी। तो इसमें तकनीक की भूमिका में वृद्धि करने पर काफ़ी बल दिया गया है और इसके कारण इसमें पारदर्शिता में वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तकनीक में वृद्धि होने के कारण हो सकता है आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो कई सारे ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनको तकनीक की जानकारी तक नहीं है। स्पेशली जो वृद्ध श्रमिक हैं उनको तकनीक की इतनी जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि उनको उनके जो कार्य का अधिकार हो वह इससे प्रभावित हो। इसे हम लोग चुनौती में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं इस अधिनियम से संबंधित। तो पहला महत्वपूर्ण चुनौती है कि रोजगार के अधिकार का क्षरण होगा। आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर करता है, क्योंकि यह मांग आधारित कानूनी रूप से लागू होने वाले अधिकार को आपूर्ति आधारित और बजट सीमित कार्यक्रम में परिवर्तित करता है। जो मनरेगा जो कानून था वह मांग आधारित योजना थी। लोगों को एक कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था रोजगार की गारंटी को लेकर। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि आपूर्ति आधारित, केंद्र सरकार के द्वारा जो फंडिंग की जाएगी उसके आधार पर जो है रोजगार प्रदान किए जाएंगे, तो आपूर्ति अधिकार आधारित हो गया और बजट सीमित कार्यक्रम में यह परिवर्तित कर देता है। तो रोजगार के अधिकार का क्षरण होगा। आने वाले जब 2-4 साल में इसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिख पाएगी कि क्या इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। चूंकि अभी इम्प्लीमेंटेशन के बाद 1-2 साल जब इसकी ऑडिटिंग की जाएगी तब इसकी व्यवहारिकता के बारे में ज़्यादा परीक्षण करना उचित होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रोजगार के अधिकार का क्षरण होगा। मनरेगा कानून जो था मांग आधारित योजना थी, लोगों को रोजगार की गारंटी, कानूनी अधिकार, कानूनी गारंटी प्रदान करता था, लेकिन यह आपूर्ति आधारित और बजट सीमित कार्यक्रम पर आधारित है। दूसरा, राज्यों पर वित्तीय बोझ में वृद्धि। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि पहले यह चूंकि केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें राज्यों पर वित्तीय बोझ में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। तीसरा, मनरेगा के तहत काम के अधिकार को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था। नए अधिनियम में रोजगार सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जो केंद्र के द्वारा अधिसूचित है, यानी कि इसे आपूर्ति आधारित कहा जा रहा है। केंद्र के द्वारा कितनी आपूर्ति की जाएगी बजट, उसके आधार पर जो है कार्य प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह एक मांग आधारित, मनरेगा मांग आधारित था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी डिमांड होती थी उतना रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब यह आपूर्ति आधारित होगी और केंद्र सरकार के द्वारा जितनी आपूर्ति की जाएगी उस आधार पर लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगला है, राज्यवार निर्धारित मानक आवंटन के समय रोजगार बढ़ाने की क्षमता को यह सीमित करता है। ठीक है। अनिवार्य बायोमेट्रिक्स, एआई आधारित निगरानी जैसी व्यवस्थाएं गरीब व वृद्ध श्रमिकों को अधिकार से वंचित कर सकती है। तकनीक का ज़्यादा प्रयोग होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो गरीब व वृद्ध श्रमिक हैं, महिलाएं हैं, हो सकता है कि कार्य में रुचि न ले, तो तकनीक का प्रयोग हो सकता है कि इन लोगों के बहिष्करण का कारण बने। तो इसका भी ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा इसके क्रियान्वयन के दौरान। तो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं, क्योंकि जब चुनौतियाँ हैं तो इन चुनौतियों को दूर करके इसे और दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिया जा सकता है। पहला, परिणाम आधारित निगरानी किया जाए। योजना की इस आधार पर निगरानी नहीं किया जाए कि कितने लोगों की उपस्थिति हुई और कितने उसमें खर्च किए गए। इस आधार पर निगरानी की जानी चाहिए कि उसके तहत जो लोगों को रोजगार प्रदान किए गए उसका परिणाम क्या हुआ, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और तीसरा सुझाव, ग्राम पंचायत संस्थाओं का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने इस अधिनियम में प्रावधान तो कर दिया कि ग्राम
ग्राम सभा यह निर्धारित करेगी कि किस क्षेत्र में कितना बजट खर्च करना है, कितने श्रमिकों को कहां पर किस कार्य के लिए लगाना है। लेकिन पहले ग्राम सभा की बैठक तो सही तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए कई सारे ऐसे राज्य हैं, कई सारे ऐसे पंचायत, कई सारे ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर ग्राम पंचायत की नियमित बैठक तक नहीं होती है। तो जहां पर अगर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं होगी वहां पर यह डिसीजन कौन करेगा? चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि यह बॉटम अप स्केल है, ग्राम सभा के स्तर पर सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो जब इसकी बैठक ही नहीं होगी तो फिर निर्णय कौन करेगा? तो सबसे पहले ग्राम पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसका सशक्तिकरण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और कार्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और सरकार के द्वारा नया अधिनियम लाने का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके अनुरूप ग्रामीण भारत को सशक्त और तकनीकी रूप से उसको सशक्त बनाया जा सके। ठीक है, तो यह हो गया विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। या करेंट अफेयर में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि इकोनॉमी सेक्शन में सवाल पूछे। मनरेगा के अभी तक क्या उपलब्धियां रही हैं उस पर चर्चा करने के लिए आ सकता है। नया अधिनियम किस प्रकार से मनरेगा से भिन्न है, तो हमने इसके डिस्कशन के दौरान कई सारे ऐसे पॉइंट बताएं जिससे मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के बीच आप अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान, महत्वपूर्ण विशेषता, चुनौतियाँ, सुझाव आदि को आपको तैयार करके जाना है। अगर इस टॉपिक से कोई सवाल आया तो इसी संदर्भ में सवाल वहाँ पर पूछे जाने की पूरी संभावना है। और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसको लेकर आप देखेंगे कि अभी लगातार विपक्षी दलों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस के द्वारा इसका पूरे भारत में एक क्रमवार रूप से विभिन्न राज्यों में इसके विरोध की जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसे आपको अच्छे से याद करना होगा। और विकसित भारत के लक्ष्य से चूंकि जुड़ा हुआ है तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।